अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। अजीब सूरत हाल बनी हुई है। जहां जहां तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां वहां करप्शन के इल्जामात लग रहे हैं। पंजाब में इत्तेहादी काफ लीग करप्शन का इल्जाम लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान जमात के अपने अरकान असेंबली, तहरीक इंसाफ के अपने अरकान असेंबली करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। और बलूचिस्तान में हुक्मरान जमात के अरकान अपनी ही हुकूमत को माजी की बदतरीन हुकूमत करार दे रहे हैं। और वफाक में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने करप्शन बढ़ने की निशानदही कर दी है। होना तो यह चाहिए था कि हुकूमत रिपोर्ट पर गौर करती, उसमें दी गई तजावीज़ पर अमल करती, मगर तहरीक इंसाफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर ही इल्ज़ाम लगा दिया है। इदारे की साख पर सवाल उठा दिया है। यानी वही रिवायत कि जो हमारे खिलाफ बात करे उसी पर इल्ज़ाम लगा दो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसकी रिपोर्ट्स का इमरान खान 10 साल तक सहारा लेते रहे, उसकी बुनियाद पर उस वक्त की हुकूमतों पर तनकीद करते रहे, करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे। अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान, जो कल तक कह रही थी कि 15 महीने में करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती, कम से कम हमारी किसी बड़ी करप्शन का कोई हमारी सामने नहीं आई है इस हुकूमत की, आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर उन्होंने रद्दअमल देते हुए कहा कि ये रिपोर्ट प्लांट की गई है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की अपनी ट्रांसपेरेंसी जो है उस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो हेड कर रहे थे यहाँ से पाकिस्तान चैप्टर को, उनको नवाजने के लिए इस आला कारकर्दगी पे सफीर के ओहदे पे तैनात किया गया। हमारा कसूर ये है कि हमने उनके उस ओहदे में एक्सटेंशन नहीं की और वो अपने वक्त पे रिटायर हो गए हैं। ये रिपोर्ट बायस्ड है, ये एक मैनेज्ड और टारगेटेड एजेंडा है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है और हर जगह इनके आलाकार हैं जो इनके स्याहकारियों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। इस किस्म की रिपोर्टें जो हैं वो दुनिया को गुमराह नहीं कर सकती। इस हुकूमत को उन इंडिकेटर्स के साथ जोड़ के टारगेट ओरिएंटेड प्लान एंड प्लांटेड रिपोर्ट जो है आपने शाया किया, जिस पे हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। ये कौन मानेगा इस रिपोर्ट को कि जिस रिपोर्ट के अंदर ये कहा गया कि सबसे ज़्यादा करप्शन मुशर्रफ दौर में हुई, फिर इमरान खान के दौर को ज़ेर बहस लाया गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी का नंबर और PMLN के दौर में सबसे कम। ये रिपोर्ट पढ़ के आप हंस सकते हैं। ये बड़ी अहम सवालात हैं। क्या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अपोजिशन की जमातों ने बनवाई है? इस इल्ज़ाम का जायज़ा लेते हैं। हमारी तहकीकात के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की तैयारी में पाकिस्तान चैप्टर का कोई किरदार नहीं होता, ना कोई शख्स इस पर असरअंदाज हो सकता है और ना ही कोई एक इदारा ये रिपोर्ट तैयार करता है। जहाँ तक रैंकिंग और स्कोर का ताल्लुक है उसमें पाकिस्तानी चैप्टर का कोई ताल्लुक नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना रिपोर्ट में 13 डेटा सोर्सेज यानी इदारों की रिपोर्ट से मवाद इकट्ठा किया जाता है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और वर्ल्ड बैंक भी शामिल हैं। इन इदारों की रिपोर्ट्स में मौजूद डेटा को कैलकुलेट किया जाता है, साथ साथ उसके हिसाब किताब के अमल में, कैलकुलेशन के अमल में सख्त क्वालिटी कंट्रोल का तरीक़ाकार होता है, मैकेनिज्म होता है, जिसमें एक मुतवाज़ी और आज़ादाना डेटा कलेक्शन और कैलकुलेशन भी की जाती है। ये काम 2 रिसर्चर और 2 एकेडमिक एडवाइज़र करते हैं जिनका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है और उस पर कोई शख्स या इदारा असरअंदाज नहीं हो पाता। इसीलिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इंडेक्स आता है इसे दुनिया में माना भी जाता है और इसीलिए 10 साल तक वज़ीर आज़म इमरान खान उसे कोट भी करते थे, क्योंकि दुनिया की हुकूमतें इस पर इन्फ्लुएंस अपना नहीं इस्तेमाल कर पाती। इसमें मकामी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल चैप्टर का किसी भी मुल्क का किरदार नहीं हो सकता। इस रिपोर्ट में नैब की तारीफ है, वो ज़रूर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के पाकिस्तान चैप्टर के सरबराह का नाम लेकर की गई है कि उनके ये रिमार्क्स हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए इत्तेसाब शहजाद अकबर ने कहा कि हमें इदराक है कि रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक कैंपेनर प्रेशर ग्रुप है, करप्शन के ख़िलाफ़ काम करता है और ये अमली काम नहीं करता, ये उसके ख़िलाफ़ कैंपेन्स करता है। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्शन से नफरत करती है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी उसी तरह से करप्शन से नफरत करती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है और करप्शन के ख़िलाफ़ अमली काम कर रही है।
इंटरनेशनल रैंकिंग्स और रेटिंग्स में इस साल कमी थी। पाकिस्तान का 1 पॉइंट नीचे आया है, जबकि अगर आप ओवरऑल देखिए तो कनाडा के 3 पॉइंट्स नीचे आए हैं, ऑस्ट्रेलिया का 1 पॉइंट नीचे आया है, यूएसए का 2 पॉइंट्स नीचे आए हैं और बरतानिया के 3 पॉइंट्स नीचे आए हैं। लेकिन हम ये कोई इस पर वजाहत इस तरह से नहीं कर रहे। 1 पॉइंट नीचे आना उसको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये तासुर बिज़नेस कम्युनिटी से लिया गया है तो हमारे पास भी हमें इस चीज़ में बड़ा इस चीज़ का इदराक था कि हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बिकॉज़ जो पुराना वसीदा निज़ाम है वो करप्शन के ख़िलाफ़ फहालियत से काम नहीं कर सकता। इसी चीज़ को सामने रखते हुए FBR के अंदर रिफॉर्म्स की जा रही हैं। नैब के लॉज को चेंज किया गया है। FIA के अंदर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म हो रही हैं, उसमें रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, जिन चीज़ों के समरात आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। जहाँ तक तासुर की बात है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का भी अपना कुछ तासुर अच्छा नहीं है। इसके सरबराह को जब एक मुल्क का सफ़ीर लगाया गया था उस वक़्त की हुकूमत ने, तो उस साल हमारा इंडेक्स बड़ा अच्छा हो गया था। तो हमें इस पर कोई बहुत ज़्यादा खुश या नाखुश होने की ज़रूरत नहीं है। शहजाद अकबर ने कनाडा, बरतानिया, अमेरिका और फ्रांस की भी रेटिंग कम होने की मिसाल दी, मगर ये चारों तरक्की याफ्ता मुमालिक हैं जहां सियासी जमातें करप्शन को मुल्क की तबाही की वजह करार नहीं देती, करप्शन के खात्मे के वादे पर इंतखाबात नहीं लड़ती, 90 दिन में करप्शन खत्म करने का ऐलान नहीं करती। रेटिंग में कमी के बावजूद कनाडा का स्कोर 77 है और रैंकिंग 12वें नंबर पर है। बरतानिया की रैंकिंग भी 12वें नंबर पर है और स्कोर 77 है। फ्रांस की रैंकिंग 23वें नंबर पर है और उसका स्कोर 69 है। इसके अलावा अमेरिका की रैंकिंग 23वें नंबर पर है और उसका स्कोर 69 है, मगर पाकिस्तान का स्कोर ही 32 है और उसकी रैंकिंग गिरकर 117 से 120 हो गई है। और ये सारे मुमालिक, इनमें जमहूरियतें भी हैं, यहाँ मीडिया भी आज़ाद है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर भी बहुत ज़्यादा सख्ती है, साथ ही सियासी जमातों की जो फंडिंग है वो भी बाकायदा रेगुलेट की जाती है, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से एक बाकायदा तौर पर नसीहत की गई है कि अगर आप करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं तो ये सारे काम करें। पाकिस्तान में इन तमाम चीज़ों पर सवाल उठ रहा है। हालांकि इमरान खान ने दावा किया था कि इक़्तिदार में आने के बाद करप्शन ख़त्म कर देंगे। सिर्फ यही नहीं, तहरीक इंसाफ के हर रहनुमा ने अपने अपने अंदाज में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर तबसरा किया, तनकीद की। जब वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन में थे तो उस वक्त उनको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में वो उसको बाकायदा कोट किया करते थे। क्या राय थी, सुन लीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की बात हुई, उसकी जो ख़ास चीज़ देखने वाली है कि तकरीबन 1 साल में वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि करप्शन पाकिस्तान में 20% बढ़ गई। पाकिस्तान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमतों में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक समझी जाती है। लोग क्या, मैं कनाडा के टीवी के ऊपर गया, कनाडा में वहाँ अपील की, उन्होंने मुझे साफ साफ पूछा कि जी आप ये पैसा जाएगा नहीं लोगों के पास, ये तो करप्शन में पैसा चला जाएगा। साफ उन्होंने मेरे से पूछा। एक इंटरनेशनल इदारा है जो दुनिया में हर मुल्क में देखता है कितनी करप्शन है, उसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। उसके मुताबिक पिछले 4 साल में पाकिस्तान में जो करप्शन और टैक्स की चोरी हुई वो है 8,500 अरब रुपया। ये आपका पैसा चोरी हो रहा है, इसकी कीमत आप अदा करते हैं महंगाई के जरिए। जब आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हों, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की है और वो करप्शन में तरक्की की है, तो फिर अवाम की खिदमत, अवाम जब करप्शन होती है तो अवाम करप्शन की कीमत महंगाई के जरिए देती है। 10 साल तक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स को बुनियाद बनाकर अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगाया और अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर इल्ज़ाम लगा दिया। और जो मुख्तलिफ सूबे हैं जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ से भी मुसलसल बुरी कारकर्दगी की बात आ रही है। बलूचिस्तान में तब्दीली की बातें होना शुरू हो गई हैं और बलूचिस्तान इसलिए अहम है क्योंकि नून लीग की हुकूमत की जो तब्दीली का आगाज़ था वो बलूचिस्तान से ही शुरू हुआ था। नून लीग के वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ बगावत की गई, उन्हें हटाया गया और कुद्दूस बिज़िंजो वज़ीर आला बन गए थे। उन्होंने लीड किया इस सारे मामले को और अब कुद्दूस बिज़िंजो ही अपनी बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, गिराने के दावे कर रहे हैं। हम सब अच्छे बंदे हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते। मेरी नज़र में कि इससे बदतर गवर्नमेंट कभी
बलूचिस्तान की तारीख में नहीं आया। सारे पार्टी के लोग समझते हैं कि वो पार्टी चलाने के काबिल नहीं है। जो पार्टी चलाने के काबिल नहीं रहा तो क्या सूबे को चलाएगा? अगर चेंज करते हैं तो सही है, विद इन पार्टी चेंज करें, अगर नहीं करते हैं तो गवर्नमेंट बनाने में मुझे मुश्किलात नहीं है। गवर्नमेंट अगर कहते तो कल ही बना देंगे। ये बात बलूचिस्तान में हो रही है, मगर खैबर पख्तूनख्वा में खुद अपनी पार्टी के रहनुमा हुकूमती रुकन मोहम्मद अली तरकई ने कल डॉन टीवी पर बात करते हुए अपने ही वजीर आला पर करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। और पंजाब में पहले ही काफली कह चुकी है कि करप्शन का रेट बढ़ गया है, 500 रुपये की जगह 50,000 रुपये की करप्शन हो रही है और वजीर आज़म इमरान खान का नाम लेकर हो रही है। शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वजीर रेलवे हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, गवर्नेंस पर पहले ही तनकीद हो रही थी, अपोजिशन करती थी, मीडिया में तनकीद होती थी, खान साहब को एतराज़ होता था। अब कहीं इत्तेहादी कह रहे हैं कि करप्शन हो रही है और गवर्नेंस बहुत बुरी है, और कहीं खुद पार्टी के रहनुमा कह रहे हैं कि बहुत बुरी गवर्नेंस और करप्शन। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी यही कह रही है, ये क्या हो रहा है? देखिए, मैं सारे इल्ज़ाम तो एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कभी करप्ट हुकूमत नहीं मान सकता। चाहे सियासत मेरी रहे या ना रहे, इमरान खान की ईमानदारी की मैं कसम खा सकता हूँ। हमारी गवर्नेंस में कमी हो सकती है, हम आटों को ठीक नहीं किया, हमने चीनी को ठीक नहीं किया होगा। जहाँ तक ईमानदारी का तल्लक है, और ये इंटरनेशनल एजेंसी ने जो आज ख़बर दी है, सरासर मैं उसको सच नहीं समझता, और मैं ईमान की हद तक कह सकता हूँ कि इमरान खान एक ईमानदार इंसान है और उसकी हुकूमत पे करप्शन का कोई चार्ज नहीं लग सकता। मतलब आप सिर्फ इमरान खान के लिए कसम खा रहे हैं या पूरी हुकूमत के लिए खा रहे हैं? क्योंकि ये बात तो खुद तहरीक इंसाफ के अब रहनुमा नहीं कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में खुद तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं करप्शन हो रही है, पंजाब में इत्तेहादी कह रहे हैं, बलूचिस्तान में इल्ज़ाम लग रहा है। तो या तो खान साहब का जो पिछली हुकूमत के खिलाफ करप्शन का बयानिया था वो गलत था, या फिर इस वक्त करप्शन बढ़ गई है। ये दोनों में से कोई एक बात हुई। देखिए, हुकूमत ने क्या किया मुझे बताएं। इस 16-17 महीने में मैं रेलवे का मिनिस्टर आपके सामने हूँ, 1 रुपए की हमने चीज़ नहीं इंपोर्ट की जी। इसी तरह डेंटिंग पेंटिंग से गुजारा कर रहे हैं। इसी तरह पुरानी कोचेस को और पुराने 1861 के ट्रैक पे चल रहे हैं। जब ML1 आएगा वही हमारी ज़िंदगी का अब एक आखिरी उम्मीद है, और आखिरी उम्मीद है कि चीन की दोस्ती का भी हमने इम्तहान पे पूरा उतरना है और हमने साबित करना है कि हम चीन के आजमूदा और हमारी दोस्ती हिमालय से बुलंद है, और हमने अमेरिका का प्रेशर नहीं लेना। ये हमने साबित करना आइंदा आने वाले 1-2 महीनों में। और बाकी मैं नहीं देख रहा कि करप्शन की कोई सूरत हाल। अगर किसी के पास कोई मालूमात है तो आपके प्रोग्राम में आए, बताए कि किस जगह गवर्नमेंट में करप्शन है। हम ये कह सकते हैं कि हमने हमारी जो डिलीवरी है, हमारी परफॉर्मेंस है, हमारी गवर्नेंस जो है, वो शायद हम उस मेयार पे ना उतरे हों जिस पे उतरना हो। लेकिन मैं करप्शन की हद तक मानने के लिए कभी तैयार नहीं, और ईमान की हद तक इमरान खान की हुकूमत की कसम खा सकता हूँ कि ये एक ऑनेस्ट हुकूमत है। ये आपने अहम बात की कि 15-16 महीने में हमने किया ही क्या है जो करप्शन की होगी। जाहिर है जब कुछ किया नहीं हुकूमत ने तो करप्शन कहाँ से की हो। मगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा अहम कहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में, और खान साहब हमेशा कहा करते थे मफादात का टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मगर यहाँ तो शुगर माफिया भरपूर फ़ायदा उठा रहा है इस हुकूमत से। आपने कहा आपको धमकी दी है, गंदम माफिया फ़ायदा उठा गया, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कीमतें बढ़ाकर फ़ायदा उठा गई, और तंबाकू माफिया भरपूर फ़ायदा उठा गया। जितने खान साहब के राइट लेफ्ट लोग हैं वो फ़ायदे उठा रहे हैं इस हुकूमत से। देखें, जब से मैं 40 साल से सियासत में हूँ, मैंने शुगर माफिया को इसी तरह बेईमान देखा है, इसी तरह उन्हें मैंने बासर देखा, और इसी तरह सब हुकूमत, अयूब खान की हुकूमत से लेके आज तक की हुकूमत में शुगर माफिया को मैंने इसी तरह मजबूत देखा है। और ये जो फ्लोर मिल माफिया है, ये हमारी मिस गवर्नेंस भी है हमारी। मैं चीखता रहा, मेरी आवाज़ अकेली थी। मैं ECC में भी मैंने इख्तलाफी नोट लिखा, कैबिनेट में भी लिखा, लेकिन इनका ख्याल था कि बहुत गंदम पड़ी है। इनके पास डेटा नहीं था, इनके पास डेटा नहीं था, इनके पास वही पुराने रजिस्टर हैं जिनके सफ़े कभी चूहे खा जाते हैं और कभी गंदम की बोरियां गायब हो जाती हैं। लेकिन ये हमारी कोताहियाँ, हमारी नालायकियाँ, या हमारी अदम तवज्जे, या हमारी मेहनत की कमी हो सकती है, लेकिन बेईमानी नहीं हो सकती। बेईमानी नहीं हो सकती, मैं ये मानने को तैयार नहीं। ये आपने दुरुस्त कहा कि 40 साल से शुगर माफिया ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ शरीफों की भी शुगर मिले हैं, जरदारी साहब की भी शुगर मिले हैं, उनके दोस्तों की भी शुगर मिले हैं, तरीन साहब की शुगर मिले हैं, खुसरो बख्तियार साहब की शुगर मिले हैं, अख्तर बरादरान की शुगर मिले हैं। हमेशा किसी न किसी हुकूमत का हिस्सा होते हैं, एक दूसरे के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की। मगर 40 साल में कभी ये हुआ, आप मुतअद्दिद बार वज़ीर रहे हैं, कि सिटिंग वज़ीर आज़म का दोस्त हैं आपको धमकी दे दी किसी शुगर माफिया वाले ने? किसी ने इतनी हिम्मत की कभी?
मैंने ऑन रिकॉर्ड लिखाया कि मुझे बीजिंग में शुगर माफिया ने धमकी दी, और काबीना में मैं शुगर माफिया की क्या, मैं तो गुड़ की जो वो कढ़ाइयाँ होती हैं उसका दिफा करता हूँ कि डीसी गुड़ की कढ़ाइयाँ, गुड़ ही नहीं बनाने देते एक देहातों में, और गुड़ की कढ़ाइयों का दिफा करता हूँ। हालांकि गुड़ चीनी से महंगा है, लेकिन वो जो लोग बेचारे जिनका गन्ना नहीं उठाया जाता वो गुड़ बनाना चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर गुड़ नहीं बनाने देते उनको, क्योंकि ये सारी एक नथु सिंह एंड फतू सिंह जितने हैं ये आपस में माफिया जो हैं ये मिले होते हैं। और चीनी का माफिया, मैंने बरमला प्राइम मिनिस्टर के सामने ये बात कही है कि चीनी के माफिया ने ये फैसला हुआ कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी चीनी को, और ये ईसीसी में फैसला था, लेकिन वो चुप करके सूबे से ही लेकर चले गए, हमें तो पता ही नहीं लगा। अगर मैं कौम के सामने ये एतराफ़ करूं कि मुझे पता ही नहीं लगा शुगर माफिया सूबे से सब्सिडी लेके चली गई, मैं कौम के सामने एतराफ़ करता हूँ। ये मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कहा, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी बात का नोटिस लिया, और मैंने उन्हें बताया कि हमने ईसीसी में ये फैसला किया था कि शुगर को सब्सिडी नहीं देंगे, लेकिन पंजाब से लेकर चले गए, वो 62 लोग हैं। आपने वज़ीर आज़म को बताया तो मैं जानना चाहूँगा उन्होंने क्या कहा, मगर आप ये तो बता दें, आपको धमकी किसी ने बीजिंग में दी तो आपने काबीना को बताया, तो कोई काबीना का वज़ीर था, काबीना में तो खुसरो बख्तियार साहब की शुगर मिले, किसने किया है? नहीं, खुसरो बख्तियार मुझे क्या धमकी देगा, ये क्या धमकी देगा, क्या इनकी धमकियाँ, वो लोग जो माफिया जो असल में लोग होते हैं ये सामने नहीं होते, हम इनके पॉपिट होते हैं, हम इनके आसे इनके इशारों पे चलने वाले लोग होते हैं। और ये जो जिन्होंने प्रेजेंटेशन की वहाँ, उन्होंने मुझे धमकी दी और मुझे कहा कि देखेंगे अगला इलेक्शन तुम कैसे जीते हो, तुम हमारे ख़िलाफ़। देखें, इस मुल्क में 40 साल से मैं सियासत हूँ, 40 साल से मैं सियासत में हूँ, बल्कि 48-50 साल से सियासत में हूँ। स्कूल लाइफ से मैंने जेल काटी हुई है, लेकिन ऑप्टमा को, शुगर माफिया को, फ्लोर माफिया को, घी माफिया को नहीं रोक सका। ताकतवर ये लोग हैं और कमज़ोर तर होता जा रहा है, गरीब तर होता जा रहा है, और ये लोग अमीर तर होते जा रहे हैं, और इनकी सज़ाएं गरीब आवाम को भुगतनी पड़ती हैं। मैं किसी एक हुकूमत पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, तमाम हुकूमतें इनकी होती हैं, तमाम हुकूमतें। मगर ये खान साहब तो तब्दीली का कहकर आए थे ना, अभी पिछले दिनों फिर ट्वीट किया है कि मैं माफियाओं से लड़ने आया हूँ, मेरी हुकूमत का मुकाबला माफियाओं से है। ये माफिया आप कह रहे हैं अमीर से अमीर तर होते गए, या अमीर से अमीर तर भी होते गए, और अब यहाँ पे ताकतवर से ताकतवर तरीन हो गए कि आपको भी धमकियाँ दे रहे हैं। तो फिर ये क्या तब्दीली है? गरीब आदमी का कौन सेफगार्ड करेगा जब आप जैसे ताकतवर वजीर को धमकियाँ दे रहे हैं? फ़ायदा नुकसान तो देखें, गरीब का जो नुकसान होना था वो तो गया हो, अब ठीक हो जाएगा। ये असल मसला ये भी है कि जो टेक्नोक्रेट लोग हैं वो पावरफुल जगहों पे लग जाते हैं, वो उनकी वजारतें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, उन्होंने वोट लेने नहीं जाना होता, वो रात गई और बात गई वाले मुसाफिर होते हैं, उनको कोई नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। टेक्निकल लोग जो होते हैं, ये जो टेक्नोक्रेट्स लोग होते हैं, इन्होंने कभी वोट ही नहीं दिए, ये काउंसलर ही नहीं मुंतखब हो सकते ज़िंदगी में। जिस बंदे ने, जिस वज़ीर ने वोट लेने होते हैं उसको दर्द होता है कि यार मैं जाऊंगा मुझे गाली पड़ेगी कि बिजली का बिल ज़्यादा है, गैस का बिल ज़्यादा है, ये सारी गालियाँ उसने सुननी है, उसके बाद उसको वोट मिलना है। और टेक्नोक्रेट लोग जो हैं पावरफुल लोग हो जाते हैं, इनके माफियाज़ हैं और ये माफिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इसकी सज़ा भी मुंतखब लोगों को मिलती है। लेकिन ये मैं मानने को कभी तैयार नहीं हूँ कि इमरान खान की हुकूमत में कोई करप्शन है। वैसे इमरान खान की हुकूमत में कोई करप्शन नहीं है, मगर आपने इमरान खान से जाके कहा कि आपको धमकी दी है, तो इमरान खान साहब ने क्या कहा, धमकी दी किसने थी ये तो बता दीजिए। देखिए, हुकूमत वाले तो नहीं होते, शुगर माफिया आपको पता है इनकी यूनियन है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ जो किसान की आवाज़ होती है वो भी इन्हीं की आवाज़ होती है, जो किसानों की आवाज़ होती है उनको भी शहरों में लाते हैं, तो अपने मकसद के लिए ये लाते हैं। यहाँ जो इस बाबा आदम ही निराला इस मुल्क में सियासत का, कि यहाँ ये 8, 10, 12 माफिया जो हैं इनके ख़िलाफ़ जो आवाज़ निकलती है वो भी इन्हीं की आवाज़ होती है। सो आप इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि जब किसान के गन्ने की बारी आती है तो ये अपने ही लोगों से बात उठवाते हैं कि हमारा गन्ना जनाब अली नहीं उठाया जा रहा। देखें, इस मुल्क में हर हुकूमत में ये आवाज़ उठी है कि गन्ने वालों के गन्ने की पेमेंट है, नवाज शरीफ के दौर से दूर गया, जनेजो के दौर से पहले की पेमेंटें अभी तक किसानों को नहीं मिली होंगी। ताकतवर लोग हैं। सब आपको धमकी दी, आपने शिकायत की काबीना के अंदर, उसके बावजूद चीनी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, हर रोज़ बढ़ती चली जा रही हैं। वज़ीर आज़म ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कहा। आप दोस्त थे उनके, आप बताएंगे वज़ीर आज़म, नाम ना बताएं जिसने आपको धमकी दी थी, ये बता दें वज़ीर आज़म ने क्या किया, क्या कहा, या कुछ नहीं किया?
नहीं, कोई बात नहीं। शेख साहब ये बताएं, आपने ये भी कहा कि आप वाहिद आवाज़ थे काबीना में जिसने कहा कि गंदम को एक्सपोर्ट मत कर दिया और अब इंपोर्ट करने चले, आपके उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये कैसे हो गया सारा का सारा मामला? देखें, एक्चुअली उन दौरान में मुर्गी की खुराक जो थी वो महंगी हो गई थी, इंपोर्ट करनी पड़ती थी। तो एक तो ये मुर्गी वाले जो है ना, मुर्गी वाले ले गए बहुत सारी गंदम, कितने टन ले गए मुझे नहीं पता। एक जो एक्सपोर्ट हुई उस वक्त ख्याल ये था, और अब भी बाज़ लोगों का ख्याल है कि मार्च में गंदम आ जाएगी। मैं समझता हूँ कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मार्च में नई गंदम आ जाएगी। इतनी गंदम है हमारे पास, इतनी गंदम है, लेकिन ये जो कीमत बढ़ गई, कोई ट्रकों की हड़ताल हो गई, कुछ और मसले हो गए। गंदम की हमारे पास इतनी शॉर्टेज नहीं थी कि खुदा ना खास्ता को कहत पड़ने लगा था कि मसले, लेकिन कीमत जो थी वो लोगों ने जो एक्सपोर्ट की, अब ये मार्च से पहले गंदम तो आ नहीं सकती। ये ना हो कि वही गंदम जो हमने एक्सपोर्ट की है वही दोबारा मिल जाए। ये क्योंकि मार्च से पहले कोई एलसी, अगर आज एलसी खुले तो एलसी के भी 10-15 दिन लगा लें आप, और उसकी आमद का भी लगा लें तो 40-45 दिन लगते हैं। मार्च से पहले ये नहीं आएगी। अगर मार्च से पहले कोई चीज़ आ रही है तो उस पर कौम को और मुझे भी नज़र रखनी होगी कि ये कौन सी गंदम वापस आ रही है। सब ये आप आम बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि अगर मार्च से पहले गंदम आ गई तो जो सस्ती एक्सपोर्ट थी हो सकता है कि वही महंगी इंपोर्ट दिखाकर इस कौम को बेच दी जाए, वो असल में एक्सपोर्ट हुई नहीं थी, इसलिए इस बात पर नज़र रखी जाए, आप ये कह रहे हैं? मुमकिन है ऐसा हो, मैं ये नहीं कह सकता कि श्योर हूँ मैं। देखें, अगर गंदम आनी है, अगर अब नई एलसी पे गंदम आनी है तो वो मार्च से पहले नहीं आनी। अगर मार्च से पहले नहीं आनी तो ये फरवरी में अगले महीने जो गंदम आ रही है, ये कौन सी गंदम है, इस पे नज़र रखनी होगी, और हम नज़र रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम इतने मरे हुए नहीं है कि इस पे नज़र ना रखें। जैसे साहब, किसी चीज़ पर नज़र है कहाँ? चीनी की कीमतें भी बढ़ी जा रही है। बातें आपने खान साहब को नहीं बताई हैं, खान साहब को ये बातें नहीं समझ में आ रही हैं कि हो क्या रहा है उनकी हुकूमत में, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखें, हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है इस हुकूमत में, हम इस के इत्तेहादी हैं और इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे साए की तरह। देखें, हमें उलझा दिया गया, पहले तो पंजाब गवर्नमेंट में लगा दिया गया। भाई, इमरान खान बार बार कह रहा है कि मैं बुजदार के साथ खड़ा हूँ। उसने कल मुझे कहा कि शेख रशीद आपने कोई बुजदार से कमी कर दी है स्पोर्ट्स की। मैंने कहा नहीं जी, मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हमारी जो है बड़ी कमज़ोर हैं। हमारे दौर की प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो बड़ी कमज़ोर हैं। हमें जिस तरह ईसीसी को बैठना पड़ता है, सीसीआई को बैठना पड़ता है, हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां इस तरह नहीं बैठी। और ये प्राइस कंट्रोल कमेटियां बननी चाहिए मुंतखब लोगों की, टेक्नोक्रेट्स की नहीं बननी चाहिए। जिस वक्त मुंतखब लोगों की प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनेंगी, मैं देखता हूं किसी की क्या जुर्रत है डिप्टी कमिश्नर की या कमिश्नर की कि उसके हल्के में अगर हफ्ते के बाद प्राइस कंट्रोल कमेटी वाला उससे पूछ रहा हो कि बता भी गंदम का क्या भाव है, चीनी का क्या। 11 चीज़ें गरीब आदमी को चाहिए, 11 की 11 चीज़ें हर हफ्ते में या 15 दिन बाद प्राइस कंट्रोल कमेटी को डिप्टी कमिश्नरों से पूछनी चाहिए और मरकज़ से पूछना चाहिए। सूबों में मैं समझता हूँ फिर भी रियायत हो जाती है। मरकज़ की प्राइस कंट्रोल कमेटी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और मुंतखब वज़ीरों की होनी चाहिए कि वो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नरों को सुबह लाइन में हाज़िर किया और बताए भी कि आटा किस तरह है, सफ़ेद किस तरह है, चक्की का किस तरह, पीला किस तरह है। ये दिलचस्प बात है, अगर प्राइस कंट्रोल कमेटी के कोई इजलास हो नहीं रहे और जब कीमत अचानक गंदम की बढ़ी तो वज़ीर आज़म ने ये जिम्मेदारी कि प्राइस को चेक करें वो 2 लोगों की कमेटी को दे दी। और उन 2 लोगों का नाम है जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब, जो कि बाकायदा तौर पर मीडिया पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके शुगर मिलों का दिफा करते हैं, ना कि अवाम का दिफा करते हैं कि भाई ये कैसे कम होनी है। जो पहले ही एक्सपोर्ट करा देते हैं, फिर इंपोर्ट हुकूमत के फैसले से पहले ही तरीन साहब अनाउंस कर देते हैं। कमेटियों के इजलास नहीं हो रहे, खान साहब ने इन 2 की कमेटी बनाई। देखें, किसी को भी नहीं लगाया हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ईसीसी का मैं मेंबर हूँ, पैदाइशी मेंबर हूँ, शुरू से हर दौर में मैं मेंबर रहा हूँ और हर हुकूमत ने मुझे ईसीसी में रखा है। बेशक मैं रेलवे में हूँ या इंडस्ट्री में हूँ या इन्वेस्टमेंट में हूँ, अभी तक मैंने प्राइस कंट्रोल कमेटी की कोई मीटिंग नहीं की जी। ईसीसी के बाद हमेशा ये होता था कि एक प्राइस कंट्रोल कमेटी की 5-6 वज़ीर बैठ के, लेकिन मैं किसी प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग में अभी तक शामिल नहीं हुआ। इसलिए मैं नहीं कहता कि खुसरो बख्तियार बैठा हुआ है या जहांगीर तरीन बैठा हुआ है। मुमकिन है इसको भी बाईपास इनको भी करते हों। शुगर माफिया इतनी स्ट्रांग है कि मुमकिन है इन दोनों अहबाब को भी, काबिल एहतराम लोगों को भी वो बाईपास करते हों। मुल्क की 40% चीनी ये दोनों मिलके बनाते हैं, जहांगीर तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब। एक ताकतवर वजीर है, एक ताकतवर वजीर आजम के ताकतवर दोस्त हैं, इन्हें भी कोई बाईपास कर देगा?
मुझे नहीं मालूम। शेख साहब साथ में ये बताइएगा कि प्राइस कमेटी की अगर मीटिंग ही नहीं होती तो ये खान साहब बार बार खबर आती है कि जी महंगाई बढ़ी है, वज़ीर आज़म ने बड़ा संजीदा किस्म का नोटिस ले लिया है, वज़ीर आज़म ने मीटिंग बुला ली है और अब कोशिश की जाएगी, फिर भी कीमतें बढ़ती रहती हैं। तो ये जब प्राइस कंट्रोल कमेटी के इजलास ही नहीं हो रहे तो ये खान साहब कौन सी कमेटी में फिर ये मीटिंग में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हैं और एक्शन लेने का कहते हैं? मैं सारी ज़िंदगी प्राइस कंट्रोल कमेटी में, मुझे किसी ने प्राइस कंट्रोल कमेटी की मैंने कभी मीटिंग नहीं बुलाई और मैं ईसीसी का मेंबर हूँ। ईसीसी की मीटिंग से कभी मैंने गैर हाज़िरी नहीं की, लोग करते होंगे, लेकिन ईसीसी का मेंबर होने के बाद मैंने प्राइस कंट्रोल कमेटी की किसी मीटिंग में आज तक नहीं बैठा। शेख साहब आखिर में मुझे बताइए, ज़रा इस काबीना में कोई आप जितना सीनियर वज़ीर नहीं है, जितनी दफ़ा आप वज़ीर रहे हैं, आपने मुख्तलिफ हुकूमतें देखी हैं। ये हुकूमत बयानिया लेके आई थी कि जी हमने एहतसाब करना है, आपने खुद ने हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा कि एहतसाब का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। अब क्योंकि अवाम को रिलीफ का वादा भी नहीं पूरा हो रहा, बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लग रहा है कि जो खान साहब के करीबी दोस्त हैं या तहरीक इंसाफ को फंडिंग करते रहे या खान साहब को हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगते रहे, खान साहब कुछ नहीं कह रहे उन्हें और अवाम का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो इस हुकूमत की तवज्जो अब कहाँ होनी चाहिए? गवर्नेंस पर और अवाम को रिलीफ देने पर होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ अगर हम महंगाई को फोकस कर लें तो हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे कर लेंगे, क्योंकि अपोजिशन को और एहतसाब के अमल को वहाँ से भी हमने कोई वसूल नहीं किया और इस वक्त लोग ये चाहते हैं और लोगों का गुजारा औकात जो है मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर हम महंगाई पे काबू पा लें इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब, और हम उम्मीद करते हैं कि आप महंगाई पर काबू भी पाएँ और ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे भी करे। मुख्तलिफ सूबों से जो आवाज़ें उठ रही हैं उसके पीछे हकीकत क्या है? तब्दीली की हवा चल रही है या फिर वज़ीर आज़म को पैगाम दिया जा रहा है कि तब्दीली की हवा चल भी सकती है? तफसील से मामला आपके सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।